ठीक है, हम लोग ने क्या देखा था कि एरे के अंदर दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एसडीए और दूसरा होता है डीडीए, जिसमें से एसडीए का मतलब होता है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, और डीडीए का मतलब होता है डबल डायमेंशनल एरे। तो ये दो टाइप्स के एरे होते हैं जो कोर्स में है। वैसे तो हमारा 3 डायमेंशनल एरे भी होता है, एन डायमेंशन एरे भी होता है, लेकिन वो सब हमारे कोर्स में नहीं है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे में सिर्फ हमारे पास रोज होती हैं। जैसे हम लोग ने एरे जब बनाया था तो एरे में हम लोग ने क्या देखा था कि ये ऐसे हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप का होता था, और इसमें 5 साइज का एरे, 10 साइज का एरे, जितने साइज का एरे हम बनाना चाहें बना सकते थे। तो ये तो एक रो होती थी। लेकिन डबल डायमेंशनल में ऐसा क्या बदला? डबल डायमेंशनल में हमारे पास रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। जैसे मैथ्स में तुम लोग ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स देखा है? हाँ, तो मैट्रिक्स जैसे इसको अगर देखें तो ये हमारा है 3 बाय 3 की मैट्रिक्स। 3 बाय 3 का मतलब 3 रोज हैं, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो यहाँ पे डीडीए की शुरुआत हम कर चुके हैं डबल डायमेंशनल एरे की। हेडिंग डालो डबल डायमेंशनल एरे। डिफरेंस क्या होता है हम बता चुके हैं कि सिंगल डायमेंशनल में रोज होती थी, डबल डायमेंशनल में रोज और कॉलम्स दोनों होंगी। और कैसे बनाते हैं, क्या इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन क्या होता है, सब चीज अभी देखते हैं। उसके बाद ही प्रोग्रामिंग पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे, हेडिंग नोट होगी। तीन रोज हो और 3 कॉलम्स हो तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए हमारा एरे। हमारा कुछ ऐसा दिखना चाहिए 2D एरे वाला, जैसे कि 3 रोज ये हो गई और ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का तरीका सेम होता है, बस कहीं भी सिंगल डायमेंशनल एरे का बनाना हो तो एक स्क्वायर ब्रैकेट, डबल डायमेंशनल एरे बनाना हो तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट ये लगाया, एक स्क्वायर ब्रैकेट ये लगाया, इज इक्वल टू न्यू INT, और इधर भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट हमारे लगेंगे। लेकिन इधर 2 स्क्वायर ब्रैकेट में हमें साइज देना होता है। जैसे यहाँ पे 3 3 अगर दिया तो ये 3 3 क्या करेगा, ऐसा एक मेमोरी में जाके बॉक्स बना देगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 3, और नाम हमने क्या दिया है ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ए। एरे का नाम क्या हो गया, ए हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इसके बाद देखो एरे में हम लोग ने सिंगल डायमेंशनल में देखा था कि एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक, तो यहां भी देखो होता क्या है कि इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि इंडेक्सिंग के बिना इसमें भी काम चल नहीं पाएगा। तो इंडेक्सिंग देखो यहां कैसे हम निकालते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ 0, यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। अब देखो ये रो कौन सी, अगर हमें यहाँ की इंडेक्सिंग निकालनी है तो ये रो कौन सा है, ये रो नंबर के हिसाब से बताओ। 0 से शुरू होता है ना, पहला रो तो है लेकिन हम इंडेक्स पूछ रहे हैं, ये कौन सा रो है, 0। और कॉलम कौन सा है, 0। ये रो कौन सा है, 0 रो। रो ऐसे होती है और कॉलम ऐसे होता है, ठीक है। तो ये रो कौन सी है, 0 कॉलम 1, ये रो 0 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 0 कॉलम, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे ये हम लोग ने देख लिया है। अब इसको ध्यान से देखना कि अगर हमें डबल साइज का डबल डेटा टाइप का एरे बनाना हो तो क्या करेंगे, डबल ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू डबल, और बस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
साइज अगर हम दूसरा देना चाहें तो देखो बोर्ड एग्जाम में या तो 3x3 का आता है या तो 4x4 का आता है, और इसके अलावा नहीं आता। अगर आउटपुट में कुछ पूछा जाए जैसे क्वेश्चन 2 में जो आता है, तो उसमें वो 2x2 का एरे भी दे के काम चलवा सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग अगर दे रहे हैं तो या तो 3x3 का आएगा या तो 4x4 का आएगा, और वो जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो अभी इसको देखेंगे। ठीक, अब आती है बात ऑर्डर ऑफ एरे पे। ऑर्डर ऑफ एरे, तो ऑर्डर ऑफ एरे का मतलब क्या होता है? एरे का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब यहाँ पे साइज होता है। क्या होता है? साइज। तो अगर हम ये जो हमने एरे डिक्लेयर करते समय ये जो एरे बनाया है, अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा? 3x3। इसको पढ़ते देखो कैसे है, 3x3। तो बस हमें ऐसे लिखना होगा 3x3। देखो ये उसमें आता है, आउटपुट के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक एरे दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इस एरे का ऑर्डर निकाल के बताइए, तो वहां पे क्या लिखेंगे? 3x3। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अगला हेडिंग डालो, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम में कंपाइल टाइम के पहले इनपुट देते हैं। कंपाइल टाइम का मतलब जब प्रोग्राम हमें कंपाइल करना होगा उससे पहले ही हम इनपुट दे देते हैं कि हमारा ए में वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने लिखा int a इज इक्वल टू 5, तो ये हमने कब वैल्यू दी? प्रोग्राम में ही वैल्यू दे दी। और कब दिया? प्रोग्राम को रन कर कंपाइल कराने से पहले ही। तो कंपाइल कराने से पहले जो हम वैल्यू दे देते हैं किसी भी वेरिएबल में, उसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब से हमने स्कैनर क्लास का यूज करना चालू किया तो हम अपना इनपुट कब देते थे? जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते थे। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते थे तब हम स्कैनर क्लास का यूज करते थे, अगर हमें रन टाइम पे इनपुट देना होता था। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब हम प्रोग्राम को रन टाइम पे, प्रोग्राम में रन टाइम पे इनपुट देते थे तो उसे हम इनपुट बोलते हैं, यूजिंग स्कैनर क्लास जो इनपुट देते थे। लेकिन जब प्रोग्राम में, जब बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ रहे थे 9th में, तो int a इज इक्वल टू 5 जो लिखा है वो इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? इनिशियलाइजेशन। तो ठीक उसी तरीके से एरे में भी इनिशियलाइजेशन होता है कि हम चाहते हैं बिना लूप लगाए हम इनपुट दे दें, प्रोग्राम में ही इनपुट दे दें, कंपाइल टाइम में ही, कंपाइल टाइम के पहले ही। तो उसका भी एक तरीका होता है। और उसका क्या तरीका होता है इसको देखो, int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में देखो डेटा टाइप लिखा, एरे का नाम लिखा और दो स्क्वायर ब्रैकेट। दो स्क्वायर ब्रैकेट से इसका मतलब ये पता चल गया कि एरे का जो टाइप होगा वो क्या होगा? 2D एरे, मतलब डबल डायमेंशनल एरे। चाहे 2D एरे बोलो चाहे डबल डायमेंशनल एरे बोलो, बात सेम है। ठीक है, और चाहे तो मैट्रिक्स भी लोग बोलते हैं इसे, क्योंकि मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर जो होता है ठीक उसी तरीके से ये है, तो उसको भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अब इसके बाद अच्छा देखो यहां ध्यान देना, एक हमने ब्रैकेट लगाया ये, एक हमने ब्रैकेट लगाया ये। बहुत ध्यान से देखना, ब्रैकेट की गलती कर सकते हो अगर ध्यान नहीं दिया तो। फिर हमने एक ब्रैकेट अंदर ये लगाया, एक ब्रैकेट अंदर इधर ये लगाया, और बीच में कॉमा सेपरेट कर रहे हैं, ये किया इतना। और इसके अंदर हमने वैल्यूज दे दी, जैसे हमने कहा 7 8 9 5 4 3 8 2 1, ये हमने वैल्यूज दे दी। इतनी बात समझ में आई? हमने ये किया क्या है? ठीक, अब देखो ये ब्रैकेट सबसे बड़ा वाला ओपन हुआ। अच्छा देखो कंप्यूटर में सबसे बड़ा ब्रैकेट ये नहीं देखेंगे कि ये ब्रैकेट बड़ा कैसे बना है, ये ब्रैकेट सब सेम ही है। ब्रैकेट अगर कंप्यूटर में बनाओगे तो दोनों सेम ही साइज के बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है। इसके अंदर एक रो हमारी ये है, एक रो हमारी ये है और एक रो हमारी ये है। तो हर रो का कुछ ना कुछ क्या होता है? इंडेक्स होता है। तो इस रो का इंडेक्स 0, इस रो का इंडेक्स 1, इस रो का इंडेक्स 2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
ठीक। अब 0 रो के अंदर ये 0 कॉलम पे है, ये 1 कॉलम पे है, ये 2 कॉलम पे, फिर ये 1 रो के अंदर 0 कॉलम पे, ये 1 कॉलम पे, 2 कॉलम पे, ये सेकंड रो के अंदर 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम पे है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देख के बताओ 1 1 पे कौन सा एलिमेंट है? ए ऑफ 1 1। इसको देखो पढ़ते कैसे हैं, अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं ए ऑफ 1 1। तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं? हाँ, क्या होगा? 4। हाँ, तो ए ऑफ 1 1 पे हमारा 4 आ गया। ठीक इसी तरीके से अब यहां बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहां क्या लिखते हैं? 0 0 पे, अरे ध्यान से देख के बताओ 0 0 पे कौन सा एलिमेंट है? वॉइस नहीं आ रही है? 7, 8, फिर 9, फिर 5, 4, 3, 8, 2, 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया इतना? इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? ठीक। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे। कैलकुलेशन पार्ट का मतलब ये आउटपुट में आता है। जैसे ये हमारे पास एरे है, तो हमें देखो डिक्लेरेशन करना, एरे का ऑर्डर निकालना और एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसे करना आ गया। अच्छा देखो, अगर 4x4 साइज का एरे होता तो यहाँ पे इसके बाद एक कॉमा लगाते और एक ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट और ओपन करके उसमें भी वैल्यूज डाल देते हैं, अगर 4x3 का होता। लेकिन यहाँ पे रोज और कॉलम्स क्या रखते हैं हम लोग? सेम, या तो 3x3 का होता होगा या तो 4x4 का। ये नहीं होगा कि 3x4 या 4x3 कुछ ऐसा हो। ठीक। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे INT P इज इक्वल टू A ऑफ 1 ऑफ 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस A ऑफ 1 ऑफ 2। तो ये बताओ इसका क्या होगा आंसर? कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। और देखो कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आए तो सबसे पहले ये देखो A ऑफ 1 ऑफ 0 पे है क्या, यहां देखकर बताओ। ए नाम का एरे है, ए ऑफ 1 ऑफ 0 पे है क्या? 5। ठीक, तो 5 इंटू 2 प्लस ए ऑफ 1 ऑफ 2 पे क्या है? 3। अब यहां पे देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आता है कि पहले ब्रैकेट यूज होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई डिवाइड और एस्ट्रिक सॉल्व होता है, थर्ड नंबर पे हमारा प्लस और माइनस सॉल्व होता है। तो हमने देखा ब्रैकेट तो है नहीं, मल्टीप्लाई है और प्लस है, यहाँ पे दो ही चीजें हैं, मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा क्योंकि उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो 5 2 10 प्लस 3, इसका आंसर क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, अगर हमने लिखा डबल एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट पाओ ए ऑफ 1 ऑफ 0 कॉमा ए ऑफ 2 ऑफ 0। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, यहाँ 2 लिख देते हैं। ए ऑफ 2 प्लस मैथ डॉट SQRT, मैथ डॉट SQRT ए ऑफ 0 ऑफ 2। ठीक, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? सबसे पहले वैल्यूज देखो, यहाँ पे करना क्या होता है, मैथ डॉट पाओ। अब हमको देखकर बताओ ए ऑफ 1 ऑफ 0 पे है क्या? 5 कॉमा ए ऑफ 2 पे क्या है? 1 प्लस मैथ डॉट SQRT ए ऑफ 0 ऑफ 2 पे क्या है? 9। ठीक, अब इसका आंसर बताओ, मैथ डॉट पाओ 5 कॉमा 1 क्या होगा? 5.0 प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3.0। तो फाइनल क्या आ गया? 8.0। और इसमें देखो बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सिर्फ तुम लोग को ध्यान देना है कि कैलकुलेशन, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर भूल गए तो चाहे जितना बढ़िया कैलकुलेशन कर लो, अगर सीक्वेंस नहीं पता है कि कौन सा ऑपरेटर कब हमारा अप्लाई होना चाहिए,
तो वो चीज़ बिल्कुल गलत करके आ जाओगे, और ये 2 मार्क्स का आता ही आता है। कभी कभी करते क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आउटपुट की बात बता रहे हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन 2 में, और साथ साथ में ऑर्डर भी पूछ लेते, तो इस एरे का ऑर्डर क्या होगा, मतलब साइज क्या होगा, ऑर्डर बोलो चाहे साइज बोलो बात सेम है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोज कितनी है यहाँ पे, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यही हमारा ऑर्डर हो गया, इतना ही हमारा ऑर्डर होता है, ये लिख दोगी तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। और पहले रोज लिखा जाता है, आगे कॉलम्स लिखा जाता है। समझ में आ गया, ठीक। तो ये तो था हमारा एरे का बिल्कुल एक तरीके से समझ सकते हैं 2D एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग पे, और देखो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको समझोगे अगर तो जैसे एक ये समझ सकते हो कि मान लो हमने लूप का एग्जांपल लेते हैं कि हमने बताया 1 से 10 तक नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक। उसी बहाने हमने तुम लोग को छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताया कि अगर 10 से 1 प्रिंट करना हो तो 10 से 1 कैसे प्रिंट करेंगे, या हमने कह दिया 1 से 10 तुमने फॉर लूप से किया, उसी को वाइल में करो, डू वाइल में करो, तो ऐसे 8-9 प्रोग्राम ऐसे हल्के हल्के में हो जाते हैं, ठीक। और क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है तो इसको हम पूरा लिखेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन नोट करो, राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन ये वाला नोट करो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3x3 2D array, write a program to input write a program to input elements in 3x3 2D array and print them। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 3x3 का 2D एरे हो और उसके एलिमेंट्स को इंपोर्ट करो और उसको प्रिंट करो। तो देखो हम इसको करने जा रहे हैं, सबसे पहले आ गई हमारी इंपोर्ट वाली लाइन, फिर हमारा आया क्लास, क्लास का ब्रैकेट ओपन, पीएसवीएम लगाया, पीएसवीएम के बाद स्कैनर। अब देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर सोचो तो बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, 2D एरे का इनपुट कैसे होता है। अच्छा देखो इनिशियलाइजेशन देखा था, इनपुट नहीं देखा था, इनपुट अभी हमें नहीं पता, उसका आइडिया कुछ है नहीं, लेकिन हम बताते हैं। जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में ट्रेवर्सिंग बताई थी, ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है, एक एरे होता है और उसके हर इंडेक्स पे जाने को ही क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग कहते हैं। लेकिन 2D एरे में ट्रेवर्सिंग कैसे होती है, उसका क्या तरीका होता है, इसको देखते हैं। तो 2D एरे में ट्रेवर्सिंग का तरीका देखो ये होता है कि जैसे हमारे पास ये एरे है तो इसकी ट्रेवर्सिंग का तरीका, एक बार ये चलें, ठीक, फिर एक बार यहाँ पे चलें, मतलब एक एक रो ऐसे कर करके कंप्लीट करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो ऐसे कर करके एक एक रो कंप्लीट करते हैं, एक बार ये कंप्लीट किया, हम क्या करते हैं, सबसे अगर इनपुट कराना हो प्रिंट कराना हो सबसे पहले 0 0 पे जाते हैं, फिर 0 1 पे जाते हैं, 0 2 पे, फिर 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ऐसे करके पूरा एरे कंप्लीट करते हैं। तो देखो थोड़ा सा इसको इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, यही सीक्वेंस होता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो ये 0 1 2, ये 0 1 2, ये 0 1 2 फिक्स है ना, ठीक। उसी तरीके से ये 0 0 0 0, ये 1 1 1, ये 2 2 2 हमारा क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम सिंगल डायमेंशनल में अरे को इनपुट या प्रिंट कुछ भी कराते थे या ट्रेवर्सिंग होती थी तो वहाँ पे हम सिंगल लूप लगाते थे, ठीक। उसी तरीके से यहाँ रोज और कॉलम्स दोनों है तो यहाँ पे हम डबल एरे अपना लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमें 3x3 2D एरे डिक्लेयर करना है, तो उसकी लाइन क्या हो जाएगी, INT A स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में 3 स्क्वायर ब्रैकेट में 3, फिर 2 लूप लगाने हैं तो उसके लिए अलग से I और J हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या कराना है, नंबर एरे तो हमने डिक्लेयर कर लिया है। अच्छा एरे डिक्लेरेशन से पता है होता क्या है, मेमोरी बन जाती है और इंडेक्सेस बन जाते हैं। ये जो 7 8 9 5 4 3 8 2 1 हमने इनपुट किया है वो नहीं होता है, उसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ता है, एक नहीं 2 लूप। यहाँ पे पहले मैसेज देंगे इंटर एलिमेंट्स, इंटर
एलिमेंट्स मैसेज दिया। ठीक इसके बाद हमारा वो दो लूप, अच्छा देखो ये दो लूप एक तरीके से समझ लो 2D एरे के हर प्रोग्राम में मिलेंगे। अगर हम 20 प्रोग्राम करा रहे हैं तो हो सकता हो सिर्फ एक ही प्रोग्राम ऐसा हो या दो प्रोग्राम ऐसे हो जिनमें ये लूप बदल सकता है, वरना पूरे 17-18 प्रोग्राम में ये लूप हमारा फिक्स रहेगा। और यही दो लूप एक प्रोग्राम में 6-6 बार लगते हैं। यही दो लूप मतलब 3 बार लग गए तो टोटल 6 लूप हो गए। और वो प्रोग्राम अभी इसको भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे एरे का साइज कितना दिया है 3x3, तो रोज कितने हो गए, इसमें रोज कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3। तो आई वाला लूप रोज देखता है, जे वाला लूप कॉलम। तो आई को 0 से लेस देन 3 चलाया है। अगर लेस देन इक्वल टू 2 चलाना चाहो तो चला सकते हो। फिर इसके बाद हमारा जे वाला लूप आया, जे इज इक्वल टू 0 और जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। फिर इसके बाद इनपुट कराने के लिए सिंगल डायमेंशनल एरे में हम क्या लिखते थे, लूप लगा के सिंगल डायमेंशनल एरे में इनपुट हम कैसे कराते थे, वो लाइन क्या थी, ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट 90। यहां पे क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट 90। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। अभी हमने चला के वैसे नहीं दिखाया, लेकिन ये समझ में आया है कि नहीं आया है, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो इसको यहां ध्यान से, हमने देखा कि हमने दो लूप लगाए हैं। अब देखो इसको चला के एक बार देख ले तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा आई, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा आई है, ये हमारा जे है। देखना वैल्यू सेम मिलेंगी। हमने यहां देखा 0, आई में 0 आ गया, 0 क्या छोटा है 3 से, कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारी क्या मानी जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक, और देखो बोलना जरूरी है, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आ गए। जे की वैल्यू क्या हो गई 0। देखो ध्यान से सुनो इसको, ये जो दो लूप है ये सिर्फ इस प्रोग्राम में इसके लिए हम चला के दिखा रहे हैं। अब पूरे 2D एरे जितना पढ़ाएंगे हम ये पूरा लूप नहीं चलाएंगे। क्यों, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि एक बार 2D एरे चलाओगे, अगर मतलब लूप चलाओगे तो होगा क्या, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, है ना। इसके अलावा कुछ चलना ही नहीं है, इसके अलावा कोई सीक्वेंस बिगड़ना ही नहीं है। और जब बिगड़ेगा कोई सीक्वेंस तो वो हम बताएंगे। ठीक है, तो जे में देखो क्या हो गया 0 0। अब यहाँ पे 0 0 में मिल गया, तो नीचे आए जे वाले लूप में, जे की वैल्यू 0 हो गई, 0 भी छोटा है 3 से, नीचे आए तो आई की वैल्यू भी 0, जे की वैल्यू भी 0। ए ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट 90। तो वैल्यू हमने क्या इनपुट कर दी, यहाँ देखो 7। फिर इसके बाद हम कहां पहुंचे, जे वाले लूप के ब्रैकेट पे। जे वाले लूप के ब्रैकेट से जे प्लस प्लस पे गए तो जे की वैल्यू क्या है, और हम पहले ही बता दे रहे हैं ये लूप हम सिर्फ एक बार चला के दिखा रहे हैं, क्योंकि ये चला के एग्जाम में नहीं दिखाना है, वो एग्जाम में लिखना होगा तुम लोग को। ठीक है, अब देखो जे प्लस प्लस हो गए, जे की वैल्यू क्या हो गई 1। 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया तो जे की जगह 1 हो गया और आई की जगह अभी भी 0 है। तो ए ऑफ 0 ऑफ 1 पे हमने वैल्यू इनपुट करा दी 8। फिर दोबारा जे वाले लूप के ब्रैकेट से ऊपर गए, जे की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो गई। अब देखो 0 1 चल गया है, 0 2 पे आ गए, इधर भी देखते रहना राइट साइड में। अब यहाँ पे 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आए तो जे की जगह 2 हो गया, आई की जगह 0 ही है। तो ए ऑफ 0 ऑफ 2 पे हमने देखो क्या इनपुट करा दिया 9। फिर इसके बाद जे प्लस प्लस पे गए, जे की वैल्यू क्या हो गई 3 और आई की वैल्यू अभी भी 0। तो 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, जे वाले लूप से बाहर। अच्छा देखो जे वाले लूप से बाहर लेकिन आई वाले लूप के अंदर ही है। आई वाले लूप के ब्रैकेट पे पहुंचे, वहां से आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू प्लस प्लस होके अब क्या हो गई 0 से 1। अब देखो आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो गई, 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। तो कंडीशन ट्रू होने पे नीचे कहां है, जे इज इक्वल टू 0 पे आ गए, जिससे जे की वैल्यू क्या हो गई फिर 0 हो गई। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू हमारी 1 है, आई की वैल्यू हमारी क्या है इस समय 1 है, और जे की वैल्यू 0 चल रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो ए ऑफ 1 ऑफ 0 पे देखो हमने क्या इनपुट कर दिया 5 इनपुट कर दिया।
फिर जे वाले लूप के ब्रैकेट से दोबारा जे प्लस प्लस पे गए तो जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो गई, 1 भी 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, जे की जगह क्या हो गया 1, आई की जगह 1 हो गया। तो j प्लस प्लस होके j की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, 1 भी 3 से छोटा है, नीचे आए। अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, a ऑफ 1 1 इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट int। तो हमने वैल्यू यहाँ क्या इनपुट कर दी, यहाँ देखकर बताओ a ऑफ 1 1 पे, ये सामने 2D एरे दिया है, यहां से तुम लोग को देखकर बताना है। a ऑफ 1 1 पे क्या इनपुट किया हमने 4। फिर इसके बाद j वाले लूप के ब्रैकेट से दोबारा j प्लस प्लस पे गए, j की वैल्यू 2 हो गई, i की वैल्यू अभी भी 1 है, j की वैल्यू 2, तो 2 छोटा है 3 से, नीचे आए, j की जगह 2 हो गया। तो a ऑफ 1 ऑफ 2 पे हमने 3 इनपुट कर दिया। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब इसके बाद दोबारा j प्लस प्लस पे गए तो j की वैल्यू क्या हो गई, j की वैल्यू, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो, j की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो j की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा, 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, तो j वाला लूप फॉल्स हो गया, j वाला लूप क्या हो गया फॉल्स हो गया। इसके बाद हम पहुंचे i वाले लूप के ब्रैकेट पे, i वाले लूप के ब्रैकेट पे पहुंचने से i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 क्या छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अच्छा नीचे कहाँ है, j इज इक्वल टू 0 पे आ गए। और थोड़ा ये भी ध्यान देना कि जैसे हमारा ये दिया हुआ है i इज इक्वल टू 0, तो पूरा नेस्टेड लूप चलाते समय i इज इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही बार चला है, और ये j इज इक्वल टू 0 जो है वो कितनी बार चला है, जितनी बार ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है i लेस देन 3 वाली, उतनी बार j इज इक्वल टू 0 पे ये कर्सर को फेंक दे रहा है। तो इससे हमारा j इज इक्वल टू 0 3 बार चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद i वाले लूप के ब्रैकेट से i प्लस प्लस पे पहुंचे तो i की वैल्यू क्या हो गई 2, तो कंडीशन फिर ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू होने पे j कहाँ कर्सर कहाँ जा रहा है, j इज इक्वल टू 0 पे, तो अब वैल्यू क्या हो गई 2 0 हो गई, अब इस समय 2 0 है। तो j यहाँ पे i की जगह 2, j की जगह 0, तो a ऑफ 2 ऑफ 0 पे हमने 8 इनपुट कराया है। देखो हो सकता हो बोरियत लग रही हो, लेकिन बस ये थोड़ा सा बाकी है और एक ही बार चला के दिखाएंगे भी, बाकी हम बार बार चलाने को शौक थोड़ी है। ठीक, तो देखो a ऑफ 2 ऑफ 0 पे हमने क्या इनपुट कर दिया 8 इनपुट कर दिया। फिर दोबारा j वाली लूप के ब्रैकेट से j प्लस प्लस पे गए, j की वैल्यू 1 हो गई और i की वैल्यू 2 है, तो 1 3 से छोटा है, नीचे आए, और a ऑफ 2 ऑफ 1 पे हमने इनपुट करा दिया ये 2। फिर दोबारा j प्लस प्लस से j की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो a ऑफ 2 2 पे हमने इनपुट करा दिया 1। फिर j वाले लूप के ब्रैकेट पे पहुंच के दोबारा j प्लस प्लस पे गए तो j की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, i की वैल्यू 2 है, 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, तो j वाले लूप से बाहर आ गए। और j वाले लूप से बाहर आने के बाद i वाले लूप के ब्रैकेट पे पहुंचे, ये दिख रहा है i वाले लूप का ब्रैकेट। ठीक, तो i वाले लूप के ब्रैकेट पे पहुंचे और इसके बाद i वाले लूप के ब्रैकेट से i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू भी देखो क्या हो गई 3 हो गई, j की वैल्यू भी 3 है, तो 3 3 से छोटा है, i को चेक कर रहे हैं, i प्लस प्लस होकर 3 हुआ है, 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, तो i वाले लूप से भी बाहर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई पूरी तरीके से? ठीक है, अब देखो 2D एरे में बहुत ही जल्दी प्रोग्राम होंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो हमको बहुत आराम से बताने थे। ठीक, अब हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। इनपुट कराने का तरीका पता चल गया, अब थोड़ा सा इसको ध्यान लगाओ क्या, कि जैसे हमें सिंगल डायमेंशनल एरे में इनपुट कराना था या प्रिंट कराना था या कोई कैलकुलेशन, मतलब वो ट्रैवर्सिंग करते थे, है ना, ट्रैवर्सिंग यहाँ पे भी है। तो ट्रैवर्सिंग अगर हम करते थे सिंगल डायमेंशनल एरे में कभी भी, चाहे वो इनपुट के लिए हो, चाहे कैलकुलेशन के लिए हो, चाहे प्रिंटिंग के लिए, तो वो तीनों बार सेम लूप लगता था, 0 से लेस देन 5, 0 से लेस देन 5, अगर एरे 5 साइज का है तो। ठीक, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग के लिए ये 2 लूप कंपलसरी है,
ये जो दो लूप दिखाई दे रहे हैं, आई वाला लूप और जे वाला लूप, ये दो लूप हमारे कंपलसरी हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2D एरे 3x3 साइज का इनपुट कराओ और उनके एलिमेंट्स को प्रिंट कराओ। और एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का मतलब है ऐसे नहीं प्रिंट कराना है कि 7 8 9 5 4, ऐसे नहीं प्रिंट कराना है। इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे 7 8 9 5 4 3 जैसे दिया है ठीक वैसे ही। तो इसको करने के लिए अब आगे का लॉजिक इधर लिखते हैं। और देखो इनपुट कराने के लिए क्या हमें हर इंडेक्स पे जाना पड़ता? इंडेक्स का मतलब 0 0 0 1 0 2, क्या हमें हर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा इनपुट कराने के लिए? ठीक उसी सेम तरीके से हमें प्रिंटिंग के लिए भी बार बार हर इंडेक्स पे जाना होगा, और हर इंडेक्स पे जाना होगा इसका मतलब ट्रैवर्सिंग होगा, और ट्रैवर्सिंग होगा इसका मतलब हमें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 और लूप जो लगाना होगा वो सेम लगाना होगा। तो चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो वही सेम लूप हम लगा रहे हैं, अगर कुछ अलग लगाएं तो बताओ। तो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन हमारा 3 आ गया और j प्लस प्लस। ठीक, अब इसके बाद देखो एक रो कौन प्रिंट करता है? j प्रिंट करता है। तो इसके अंदर हम SOP लगाएंगे जैसे पैटर्न में करते थे, और इसके बाहर SOPLN। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा ठीक, अब देखो यहां पे हमने लिखा a ऑफ i ऑफ j, और थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखो कि ये जो इंडेक्सेस हैं इन्हें हम इंडेक्सेस कहते हैं। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 ऐसे इसे इंडेक्सेस कहते हैं। तो ये हमें i और j से मिलते हैं। जो इधर 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 ऐसे हैं वो i से मिलेंगे, और जो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 इधर है राइट साइड में उसे हम j से पास सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमें 2D एरे में हमेशा a ऑफ i ऑफ j से ही मिलेंगे, a ऑफ i ऑफ j से। ठीक, अब इसके बाद एलिमेंट्स को प्रिंट कराना था तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? a ऑफ i ऑफ j। और इसके बाद हम चाहते हैं थोड़ा सा गैप आ जाए जिससे बिल्कुल पास पास ना आए कि 789 ना प्रिंट हो, 789 अलग अलग दिखे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम चला के नहीं दिखा रहे, सिर्फ हम एक आइडिया दे रहे हैं कि देखो 0 से 3 इसमें भी चलाया था, 0 से 3 इसमें भी चलाया था। तो एरे हमारा कैसे चला था? एक रो ये कंप्लीट हुई, फिर एक रो ये कंप्लीट हुई, फिर एक रो ये कंप्लीट हुई, है ना? ठीक उसी तरीके से अब प्रिंटिंग में भी सेम लूप चलाया। तो जैसे जैसे हर इंडेक्स पे जा रहा है 7 8 9, तो पहले 7 ऐसे प्रिंट करेगा, स्पेस 8 प्रिंट करेगा, स्पेस इसलिए क्योंकि हमने यहाँ दिया है SOP में, फिर 9, फिर 5, फिर 4, फिर यहाँ पे हमारा 3 है, 3, फिर 8, फिर 2, फिर 1, ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? हमें तो सम प्रिंट कराना है ना, तो सम एक आउटपुट होगा, एक से ज्यादा होगा? एक। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम जो पिछला प्रोग्राम था जो हमने एलिमेंट्स को इनपुट करा के प्रिंट किया था उसमें से SOP वाली लाइन गायब की और SOPLN वाली लाइन गायब की, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, हमें पहले सम करना है। और कैलकुलेशन के लिए देखो क्या हर इंडेक्स पे जाना होगा, क्योंकि देखो हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका सम करना है। तो हमने सम वाली लाइन हमने बताई है s इज इक्वल टू s प्लस होती है, और फिर जिसका सम करना होता है वो आगे आ जाता है। तो सम किसका करना है? एलिमेंट्स का करना है या इंडेक्सेस का करना है? एलिमेंट्स किससे मिलेंगे? नीचे देखो ये हमने क्या लिखा है, यहां पे देखो a ऑफ i नहीं, a ऑफ i ऑफ j। ठीक, तो ये सम हो गया, और क्योंकि आउटपुट हमारा एक है तो प्रिंटिंग हमारा लूप से बाहर हो जाएगा, SOPLN, और यहाँ पे सम ये s में प्रिंट होकर आ गया। और क्योंकि s हमने यूज किया है, अच्छा PSVM और क्लास का ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे हमें s को डिक्लेयर भी करना होगा। यहाँ देखो हमने s, और क्योंकि इज इक्वल टू के बोथ साइड सेम वेरिएबल है तो s इज इक्वल टू 0 लिख दिया।
तो ये तो बेसिक है जो हम लोग ने लूप में पढ़ा था। बस ये है कि यहाँ पे सम वाली लाइन याद रखनी पड़ेगी, एस इज इक्वल टू एस प्लस, और जिसका सम करना होता है वो जस्ट उसके आगे आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद ध्यान दो, ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, या कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने उड़ा दिया, कि समझ में आ गया कायदे से? समझ आ गया, ठीक, बहुत सही। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू print the counting of positive and negative elements. Write a program to print the counting of positive and negative elements. अब फिर से देखो, यहाँ पे हमने सम वाली लाइन फिर गायब कर दी, और सम वाली लाइन गायब की तो यहाँ पे सम वाला वेरिएबल भी हटा दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटिंग हटा दी। अभी प्रोग्राम का जो एक सेटअप होता है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि देखो हर प्रोग्राम में इनपुट तो कराना ही कराना है, तो ये दो लूप लगेंगे ही। और इनपुट कराओगे कैसे जब एरे नहीं होगा? तो ये देखो आई जे तो रहना ही रहना है, क्योंकि आई जे से लूप चलेगा, एरे डिक्लेयर करोगे क्योंकि 3 by 3 का एरे डिक्लेयर करना है। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या है क्वेश्चन इस समय? देखो जितना टाइम तुम लोग बर्बाद करा रहे हो उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इस पे, क्योंकि हम एक बेसिक आइडिया दे चुके हैं। बेसिक आइडिया का मतलब समझ लो, तुम लोग को 90 तो नहीं कहेंगे, 75% 2D एरे आ चुका है। बस वहां पे इफ एल्स इफ का कंडीशन जो खेलना है वो खेल सिर्फ समझाना है। उसमें अगर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होना चाहिए तो वो आधा घंटा, 11:30 तक भी क्लास नहीं चलनी चाहिए, लेकिन तुम लोग एक तरीके से टाइम बर्बाद करा रहे हो। हमने कहा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पता ही नहीं, ये नोट किया था नहीं क्वेश्चन अभी? फिर आंसर नहीं कर रही हो? क्वेश्चन क्या है देख कर बताओ। हाँ, तो पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट्स की काउंटिंग प्रिंट करनी है। देखो अगर हमारे पास जैसे ये -7 है, ये -9 है, ये -3 है, ये -1 है, तो इसमें निगेटिव एलिमेंट्स का जो सम होगा वो सॉरी काउंटिंग अलग प्रिंट करनी है, और पॉजिटिव एलिमेंट्स की काउंटिंग अलग प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे देखो फिर से हमें एक एक इंडेक्स पे जाके चेक कराना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। तो इसके लिए देखो हर इंडेक्स पे जाने के लिए दो लूप लगे हैं। दो लूप का मतलब सिर्फ जा रहे हैं हर इंडेक्स पे, लेकिन काम क्या कराना है, चेक करना है कि कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। तो उसके लिए देखो क्या लग गया, इफ एल्स। और किसको चेक करना है, एलिमेंट्स को चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो कंडीशन यहाँ क्या बन जाएगी, ए ऑफ आई जे, ठीक है बहुत सही। निगेटिव नहीं प्रिंट करना है। अगर हमने यहाँ चेक किया ए ऑफ आई ऑफ जे <0, तो यहाँ क्या कर देंगे, हाँ, तो सी एन काउंट निगेटिव के लिए ले रहे हैं और सी पी काउंट पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं। तो सी एन और सी पी हमने सी एन प्लस प्लस हो गया, और नहीं तो एल्स में आके यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी पी प्लस प्लस कर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि देखो लॉजिक तो तुम ही ने बताया, हमने क्या बताया था कि ये दो लूप किस लिए लगते हैं, हर इंडेक्स पे जाने के लिए। तो जब हम एक तरीके से 75% बता चुके हैं, वो 25% हमें सिर्फ तुम लोग के मुंह से निकलवाना है, क्योंकि वो 75% तुम लोग इफ एल्स इफ में पढ़ चुके हो, और थोड़ा बहुत आइडिया लूप का होना चाहिए, जो हम जानते हैं कि तुम लोग के पास वो लॉजिक है। बस मुंह खोलने की देरी है तुम लोग की, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे हमने काउंटिंग करा ली है, क्योंकि देखो काउंट नेगेटिव एक आउटपुट है, काउंट पॉजिटिव एक आउटपुट है, लेकिन एक तरीके से इसको देखा जाए तो आउटपुट एक ही तरह का आ रहा है। प्रिंटिंग हमें लूप के बाहर ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स, और उसको प्रिंट कर दिया सीपी, क्योंकि हमने सीपी में काउंट पॉजिटिव लिया था, और एसओपीएलएन फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स, और उसको हमने करा दिया सीएन में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बहुत सही। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3 by 3 2D एरे एंड प्रिंट द काउंटिंग ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। यहाँ थोड़ा सा केस चेंज हो गया, इवन एंड ऑड। तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें अलग से कुछ बताना पड़ेगा कि यहाँ क्या करना चाहिए।
कि अगर एलिमेंट्स को हमें चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे ए ऑफ आई ऑफ जे मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 1 अगर है, तो वहाँ पे काउंट अगर वेरिएबल अलग लेना चाहो तो अलग ले सकते हो, जैसे सी ओ ले लो काउंट ऑड के लिए और सी ई ले लो काउंट इवन के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन किसकी बन गई? अगर ये कंडीशन इफ में लगा दें तो ये क्या चेक करेगा कि एलिमेंट्स इवन है कि ऑड है? ये क्या चेक करेगा ये कंडीशन कि एलिमेंट्स इवन है कि ऑड है? ऑड। ठीक, तो यहाँ पे सी ओ प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो एल्स में सी ई प्लस प्लस कर देंगे। और प्रिंटिंग में तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे ऑड और इवन बस यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराना है। तो इसको कराने की जरूरत है या इसको हम होमवर्क समझें? ठीक ठीक। अब इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव और इवन ऑड की काउंटिंग कर चुके हैं। अब बस थोड़ा सा इसको ध्यान दो कि हमने तो अभी काउंटिंग की है, अब इन्होंने अगला क्वेश्चन बता दिया कि सम प्रिंट कराना है पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स का अलग अलग। सम प्रिंट कराना है पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स का अलग अलग। तो देखो अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन लगी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा सम वाली लाइन बता दो क्या बनेगी, क्योंकि जो अभी हमने काउंटिंग के लिए इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट किया था, अब इसको हम सम के वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि इसमें हम सीएन में नेगेटिव नंबर्स का सम करा लेंगे, सीपी में पॉजिटिव नंबर का सम करा लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? इफ वाले कंडीशन के अंदर कौन सी लाइन लिखेंगे? सी एन इज इक्वल टू सी एन प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे। ए ऑफ आई जे नहीं, ए ऑफ आई ऑफ जे बोलो, बिल्कुल सही है। ठीक है, और काउंट पॉजिटिव में क्या होगा? सी पी इज इक्वल टू सी पी प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे। तो ये बताओ कहाँ का टफ लग रहा है तुम लोग को? एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान दो कि हर प्रोग्राम में यहाँ तक तो फिक्स है ना, ये पूरा पार्ट और इतना पूरा पार्ट क्या है? फिक्स चल रहा है, बदल कहाँ रहा है? लॉजिक। और प्रिंटिंग में जो तुम लोग यहाँ पे जैसे अभी काउंट कराया था तो यहाँ काउंट प्रिंट कर देते, अब देखो अब हमने सम कराया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो ऐसे ही तुम लोग को थोड़ा बहुत लॉजिक तो, अब देखो प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हो तो कॉमन सेंस तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो, हम इसीलिए कह रहे थे कि बस हमको थोड़ा सा लॉजिक बताना है, आगे के क्वेश्चन तुम लोग खुद करते हुए चले जाओगे। तो देखो सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स हम प्रिंट करा चुके हैं, अब हमें प्रिंट कराना है सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। तो सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स के यहाँ के लिए यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा? बोलो। हाँ, कंडीशन में क्या आ जाएगा? ए ऑफ आई ऑफ जे मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। बहुत सही। तो ये अगर कंडीशन हमने लगा दी इवन के लिए तो इवन एलिमेंट्स का सम सी एन कर रहा है, ऑड एलिमेंट्स का सम सीपी कर लेगा। बस यहाँ पे सीपी ऑड एलिमेंट्स के, तो सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स और सम ऑफ इवन एलिमेंट्स। ये बात समझ में आ गई? कुछ दिक्कत? ठीक। अब देखो इसके आगे अगला क्वेश्चन है, ये और आसान है, बस एक इफ एल्स इफ और बढ़ेगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3x3 2D एरे, और इसको चेक करना है स्पेशल एरे है कि नहीं। अच्छा, स्पेशल एरे की कंडीशन देखो क्या है कि इवन एलिमेंट्स और ऑड एलिमेंट्स का सम सेम होना चाहिए। तो देखो अभी तो इवन ऑड एलिमेंट्स का सम किया, तो उसको कैसे चेक कराएंगे कि सेम है कि नहीं? अगर सेम है तो स्पेशल एरे प्रिंट कराओ, नहीं है सेम तो नॉट ए स्पेशल एरे। तो बताओ क्या चेंज कर दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि देखो इफ ये दो लूप जो लगाए हैं इसके अंदर हमने सम करा लिया है इवन ऑड का। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर एक बार यूज कर लेते हैं। देखो हमने लिखा है SOPLN, हमें क्या चेक कराना है कि इवन एलिमेंट्स का सम अगर ऑड एलिमेंट्स के सम के बराबर है तो वो क्या होगा? स्पेशल एरे। तो इवन एलिमेंट्स का सम CN में है, ऑड एलिमेंट्स का सम CP में है। तो यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर CN और CP क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया स्पेशल एरे, यहाँ पे हमने स्पेशल एरे प्रिंट करा दिया। नहीं तो अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कोलन के बाद आएगा जो कि टर्नरी ऑपरेटर का रूल होता है, तो इसे ये नॉट ए स्पेशल एरे मिल जाएगा जो कि ये प्रिंट कर देगा। कुछ दिक्कत इसमें? खत्म प्रोग्राम। ठीक, तो अभी देखो एक प्रोग्राम तुम लोग ने कायदे से सीखा और 6 प्रोग्राम आगे के कैसे आसानी से हो गए, है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, write a program to input elements in 3x3 2D array and print the sum of left and right diagonal elements. Print the sum of left and right diagonal elements। और left and right diagonal elements होते क्या हैं अभी हम लोग इसको देखते हैं। और देखो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, ये इफ एल्स इफ यहाँ से हटा रहे सिर्फ, बाकी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं।
क्वेश्चन नोट हो गया? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3 by 3 2D array and print the sum of left and right diagonal elements. Print the sum of, क्वेश्चन नंबर 8 है, print the sum of left and right diagonal elements. क्वेश्चन नोट हुआ? ठीक, आने वाले 6 से 7 प्रोग्राम अभी तुम लोग खुद करोगे. अगला क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम, हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडिया देना है. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3 by 3 2D array, elements in 3 by 3 2D array and print the sum of its, print the sum of its. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? पक्का समझ में आ गया? कंफर्म है? देखो आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसे हमारे पास ये एरे दिया है तो हमें सम प्रिंट करना है. तो सम देखो इसका क्या आ रहा है, 7 8 15 9 24, 24 और 9 33, 33 3 36, 36 8 44, 44 और 3 47, 47 हमें आउटपुट देना है. तो देखो आउटपुट एक है या एक से ज्यादा है? आउटपुट एक है, एक से ज्यादा है? तुरंत बताओ. अच्छा ठीक, देखो अब यहाँ पे हमारे पास हमें देखना है कि राइट डायगोनल एलिमेंट्स और लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स का हमें सम प्रिंट कराना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल होता क्या है. इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं फिर देखते हैं. ठीक, तो लेफ्ट डायगोनल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड में इस ए नाम के एरे में लेफ्ट साइड में ये जो 7 4 1 है, इसे हम लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स कह रहे हैं. और इसके दो नाम और होते हैं, अभी देखते हैं इसको. और ये जो एलिमेंट्स हमारे पास 9 4 8 दिया है, इसे हम राइट डायगोनल एलिमेंट्स कह रहे हैं. 9 4 और ये 8, तो इसे ये हमारा हो गया राइट एंगल एलिमेंट्स. अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल, तो उसका मतलब क्या होता है. जैसे ये जो लेफ्ट डायगोनल एरे है, लेफ्ट डायगोनल, तो ये लेफ्ट भी कहते हैं इसे, इसे हम प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं और इसे हम मेन डायगोनल भी कहते हैं. इसके 3 नाम होते हैं, लेफ्ट डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल और मेन डायगोनल. और ये जो हमारा राइट डायगोनल है, इसे हम राइट डायगोनल ही कहते हैं. कहीं कहीं अगर एग्जामिनर चाहे तो वो सेकेंडरी डायगोनल नाम दे सकता है. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कंडीशन इसकी क्या बनेगी. तो देखो हमें ये पता चल गया है कि लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल को कहते क्या है और लेफ्ट डायगोनल कौन से एलिमेंट्स होते हैं, राइट डायगोनल के कौन से एलिमेंट्स होते हैं. तो एक बार के लिए इंडेक्सेस से ये हमें देखना पड़ेगा. अब इसके इंडेक्सेस हम देखते हैं. देखो ठीक है, तो हमें सम करना है लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स और राइट डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक, तो देखो लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल एलिमेंट्स को जो हमें प्रिंट करना है, सम करना है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल में कुछ खास चीजें नजर आ रही हैं. लेफ्ट डायगोनल में और राइट डायगोनल में कुछ खास चीजें, जैसे देखो ये लेफ्ट डायगोनल का एलिमेंट है 7, ये है 4, ये है 1. तो इसमें देखो आई और जे की वैल्यूज क्या चल रही है, 0 1 2 नहीं. लेफ्ट डायगोनल में जो 7 है, सबसे पहला एलिमेंट, इसमें देखो 0 0, आई और जे सेम है.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब आई और जे की वैल्यू क्या होगी हमारी, सेम होगी, जब आई और जे की वैल्यू हमारी सेम होगी तो वो लेफ्ट डायगोनल का एलिमेंट होता है। और क्योंकि हमें यहाँ पे सम कराना है इसलिए देखो हम एक काम यहाँ पे और कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लेफ्ट डायगोनल के सम के लिए एल डी ले लिया और राइट डायगोनल के सम के लिए आर डी ले लिया। बहुत सही इसको लॉजिक पकड़ा है। लेफ्ट डायगोनल के का सम तभी करेंगे जब आई और जे की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि देखो आई और जे की वैल्यू बाकी कहीं सेम नजर नहीं आ रही है, ठीक। तो आई और जे की वैल्यू जब सेम होगी तब हम यहाँ पे लेफ्ट डायगोनल का सम करेंगे उसके एलिमेंट्स का। तो एल डी इज इक्वल टू एल डी प्लस, और सम किसका करना है, एलिमेंट्स का, तो ए ऑफ आई ऑफ जे हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एलसिफ लगेगा, इसमें एल्स लगाने की कोई गलती मत करना। अब राइट डायगोनल के एलिमेंट्स में देखो आई और जे की वैल्यू क्या चल रही है, ये राइट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 0 2 और 1 1। इंडेक्सेस क्या चल रहा है, 0 2 1 1 और 2 0। बताओ राइट डायगोनल के एलिमेंट्स में क्या चल रहा है यहाँ, कुछ समझ में आ रहा है इसमें, अभी नहीं आ रहा, ठीक। देखो एरे का साइज कितना है, 3 by 3 का। और देखो थोड़ा सा अब इसको समझो, एरे का साइज जो है हमारा 3 by 3 है, ठीक। तो जैसे आई और जे की वैल्यू देखें, है ना, तो देखो आई और जे का सम करो कितना आ रहा है, राइट डायगोनल के एलिमेंट्स का सम है 2। यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखो हमारे पास आई और जे है, आई और जे है। तो राइट डायगोनल के एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, राइट डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जब सम करते हैं तो वो क्या आता है, 2 आता है। और देखो हमेशा 2 नहीं आता है, हमेशा 2 नहीं आता है। मान लो 4 by 4 साइज का एरे है तो देखो इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 0 0 1 0 2 0 3। तो देखो जब भी जितने भी साइज का एरे हो हमेशा साइज से एक कम आता है आई प्लस जे करते समय। अगर आई प्लस जे, अच्छा देखो इस प्रोग्राम के समय ये हमारा 2 आ रहा है, क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि एरे का साइज 3 है। अगर एरे का साइज 4 होता तो हमारा सम कितना आता, लास्ट वाला देखो सम कितना आता, 3 आता, ठीक। तो अगर 4 by 4 का एरे है तो यहाँ पे आई प्लस जे डबल इक्वल टू 3 होगा। अगर 3 by 3 साइज का एरे तो आई प्लस जे डबल इक्वल टू 2 होगा। तो ये कंडीशन हमारी लेफ्ट डायगोनल की है और ये कंडीशन हमारी राइट डायगोनल की है। तो बस कंडीशन याद करनी, बाकी देखो हम 2D एरे के शुरुआत से जब जब से प्रोग्राम कर रहे हैं इस क्लास में तो सब सेम ही चल रहा है, सम का तरीका नहीं बदल रहा है, बस सिर्फ सिर्फ में कंडीशंस पे कंडीशंस बदल रही हैं। और देखो क्योंकि हमारा सम हो गया है तो प्रिंटिंग कहाँ करेंगे, लूप के बाहर, क्योंकि आउटपुट हमारा क्या है, सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स का सम एल डी में आया वो प्रिंट करा दिया, राइट डायगोनल के एलिमेंट्स का सम आर डी में आया वो प्रिंट करा दिया। ये चीज समझ में आई, क्लियर है ये। देखो यहाँ पे इफ एल्सिफ सिर्फ देखना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इफ एल्सिफ, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 8th वाला हो गया हम लोग का, 9th वाला देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन, राइट अ प्रोग्राम इनपुट एलिमेंट्स इन 3 by 3 2D array and check whether it is diagonal array or not, डायगोनल एरे या डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट। अच्छा देखो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, जहां पे सम लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स का बराबर हो सम ऑफ राइट डायगोनल एलिमेंट्स के। तो देखो इसमें कुछ किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, हाँ तो इसको हम लोग, हाँ तो एक एसओपीएलएन लगेगा कि 2 एसओपीएलएन लगेगा, 2 लगेगा। अगर इसको हम टर्नरी ऑपरेटर से कर दे तो 2 लगेगा कि एक ही लगेगा, एक ही लगेगा, ठीक। तो हम लोग एक ही से करके इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर एल डी और आर डी बराबर हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे डायगोनल मैट्रिक्स कोलन नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। हम पूरा लिख नहीं रहे लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम में ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा है।
सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे हमें कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, कि जैसे हमने कहा कि हमने पहले, अगर हम इतना रास्ता जान गए, हमें मान लो इतना बड़ा रास्ता है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, हमने पहले इतना रास्ता तुम लोग को बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाओ, फिर इतना रास्ता फिर बताया, फिर इतना रास्ता ये बताया, फिर इतना रास्ता ये बताया, धीमे धीमे करके हमने पूरा 2D एरे ऐसे ही करके सिखाना है हमें। और हम बता दें कि हम आधा सिखा चुके हैं 2D एरे, आधे से ज़्यादा सिखा चुके हैं, बस हमें ये जो इतना पार्ट है इफ एल्स इफ या कैलकुलेशन, वो चीज़ सिखानी है। तो वो चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस डायगोनल मैट्रिक्स तक हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3x3 2D array. Write a program to input elements in 3x3 2D array and print the sum of boundary elements. And print the sum of boundary elements. क्वेश्चन नोट करो जल्दी। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये प्रोग्राम्स देखे हैं, बाकी के ये कुछ 8 प्रोग्राम और बाकी हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लास ओवर। हमें बाउंड्री एलिमेंट्स का सम करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बाउंड्री एलिमेंट्स देखें तो बाउंड्री एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस एरे में बाउंड्री एलिमेंट्स का सम देखकर बताओ कितना आएगा। हाँ, सम कितना आएगा, हमें सम चाहिए। सम कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। 8 7 15 9 24 3 27 28 30 38 5 कितना आ रहा है। 43 आना चाहिए। सम हमारा 43 आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हमें सम करना है बाउंड्री एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। बस हम चेंज क्या कर रहे हैं, हमने वो नीचे से यहाँ से प्रिंटिंग हटाई है और इसके अंदर से हम फिर से इफ एल्स इफ हटा रहे हैं, और बाकी देखो फिक्स पार्ट सब चल रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे देखा कि बाउंड्री एलिमेंट्स जो हैं उसके इंडेक्सेस हम पहले लिख लेते हैं, बाउंड्री एलिमेंट्स के इंडेक्सेस लिख लेते हैं। तो हमने देखा 0 0 है, 0 1 है, 0 2 है, और 2D एरे में सिर्फ इंडेक्सिंग है। 2D एरे अगर सीखना है तो ये यहाँ तक फिक्स पार्ट है वो सीखो, प्लस जो इंडेक्सेस हैं उस पर नोटिस किया करो कि इंडेक्सेस में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने ये लिख लिया। अब हमें इसमें देखना क्या है कि क्या चल रहा है 2D एरे में, कैसे देखेगा। तो हमने देखा कि ये रो जो है ये वाली, इसमें ये जो 0 0 0 ये फिक्स चल रहा है। अच्छा, इस कॉलम में हमने देखा कि ये जो 0 कॉलम 0 कॉलम 0 कॉलम ये फिक्स चल रहा है ना। फिर इस कॉलम में हमने देखा कि ये जो 2 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम फिक्स चल रहा है। फिर हमने इस रो में देखा कि 1 कॉलम सॉरी 1 रो फिक्स चल रहा है। इसमें हमने देखा कि ये 2 रो 2 रो 2 रो फिक्स चल रहा है। या इस कॉलम में हमने देखा कि ये 1 और ये 1 सेम चल रहा है। तो इसका मतलब हम इससे क्या समझे, इसका मतलब हम क्या समझे कि देखो यहाँ पे इंडेक्स क्या था, 1 1 था। तो अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं कि i जब 1 हो या j जब 1 हो तब सम करो, तो ये कंडीशन तो नहीं लगानी है, ये वाली कंडीशन हमको नहीं लगानी है। और इसके अलावा, क्योंकि देखो इसको छोड़ के बाकी सारे डायगोनल एलिमेंट्स है, तो यहाँ कंडीशन हम बना के दिखा दे रहे हैं कि जब i की वैल्यू देखो इसमें क्या चल रही है, यहाँ पे i की वैल्यू देखो क्या चल रही है, 0 1 2, ठीक। यहाँ पे i की वैल्यू क्या चल रही है, इसमें देखकर बताओ, 0। यहाँ पे i की वैल्यू क्या चल रही है, 2। तो अब देखो बहुत ध्यान से देखना, हमने लिखा i की वैल्यू 0 जब है या i की वैल्यू जब 2 है, तो देखो हमें ये पहला रो और आखिरी रो मिल जा रहा है, पहला और आखिरी रो मिल जा रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि ये जो कॉलम ये वाला है और ये जो कॉलम ये वाला है, ये दोनों कॉलम जो हैं इनमें हमारी जो j की वैल्यू है, इनमें जो हमारी j की वैल्यू है, तो इस कॉलम में j की वैल्यू क्या चल रही है देखकर बताओ, ठीक। तो यहाँ पे 0 आ गया। या j की वैल्यू हमारी 2 है इस कॉलम में, तो ये कंडीशन किसकी बन गई, बाउंड्री एलिमेंट्स की। तो सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स ही तो प्रिंट करना था सिर्फ इस क्वेश्चन में।
तो ये बाउंड्री एलिमेंट्स की कंडीशन बन गई। और एस ले लेते हैं इसके लिए, तो आई एन टी एस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे, ये बन गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और प्रिंटिंग हमने यहाँ पे करा दिया एसओपीएलएन लूप के बाहर सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स, और यहाँ पे एस हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज, मान लो क्वेश्चन 4x4 का है, तो इस प्रोग्राम में चेंजेस क्या आएंगे, मतलब कंडीशन में बस यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा। और ये लॉजिक किसके लिए बन गया? 4x4 2D एरे के लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हमने लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल पे देखा था। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हटा दे रहे हैं इफ कंडीशन को, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत चीजें टफ नहीं है। 2D एरे एक ऐसा टॉपिक है, 2D एरे है, एक सीरीज टॉपिक है, एक हमारा फंक्शन और फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि एक क्वेश्चन अगर इंसान सीख जाए कायदे से, तो वो बाकी के 10 प्रोग्राम ऐसे लगा सकता है जैसे कुछ हो ही ना। बस एक प्रोग्राम में पूरा कॉन्सेप्ट उसको समझ लेना है। तो वही हमने कराया है ना? वही चीज़ हमने कराई है, और हम चाह रहे हैं कि वो सारा तुम लोग को लॉजिक समझ में आ जाए। क्योंकि देखो हम चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ इफ एल्स इफ कंडीशन जितना बढ़िया तुम लोग बना लोगे उतना फायदा है। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3x3 2D array, 3x3 2D array and print the sum of non-boundary elements, and print the sum of non-boundary elements। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स हमें सम करना है। तो यहां पे देखो इसके हिसाब से नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स का सम कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। ये छोड़ना है हमें, ये पार्ट छोड़ना है, फिर इसके बाद हमें ये पार्ट छोड़ना है और ये पार्ट छोड़ना है। बचा क्या? 4। तो हमें देखो यहाँ पे सम जो आएगा हमारा, यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने लिखा 4। ठीक, अब देखो हमें प्रोग्राम का लॉजिक बनाना ज़्यादा नहीं है। ये इफ जो इतना पार्ट फिक्स होता है हमारा, ये 2 लूप लगाना है कैलकुलेशन के लिए। सम वाली लाइन हमने लिख ली है, बस इसके अंदर इफ कंडीशन लगानी है। फिर इसके बाद यहाँ एसओपीएलएनएस जो लिखा है यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएगी। बस कंडीशन थोड़ी ध्यान से बनानी पड़ेगी। तो देखो बाउंड्री एलिमेंट्स किया, जस्ट उसका अपोजिट थी, तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स होगा। ठीक, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक तरीके से देखो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि जो हमारी कंडीशन लगी थी इसी को अभी हम वापस ला देते हैं, है ना? और देखो इसमें एक और छोटा सा चेंज आएगा। जैसे हमने तुमसे कहा कि आई इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू 2, तो देखो और क्यों लगाया, ये बात समझ में आ गई है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 1 0 2, और जरूरी थोड़ी है कि सब साथ में। अगर हम एंड लगा देंगे तो ये जरूरी थोड़ी कि आई की वैल्यू 0 भी साथ में, आई की वैल्यू 2 भी साथ में। अगर एंड लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम एंड नहीं लगाएंगे, और लगेगा। लेकिन अब बाउंड्री एलिमेंट्स का उल्टा नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स होता है, तो हम बाउंड्री एलिमेंट्स की कंडीशन ये बनाई हमने, जस्ट इसका अपोजिट बनाना है कंडीशन। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। करना क्या है इसको समझो। हमने यहाँ से ये गायब किया, 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 और यहाँ से गायब किया, और यहाँ से भी ये गायब कर दिया। ठीक, अब देखो चेंज क्या हो रहा है। आई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जे 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और बीच में एंड आ जाएगा। एंड क्यों आएगा? इसके लॉजिक को समझो कि अगर हमने और लगा दिया तो वो कंडीशन क्या चेक करेगा कि आई 0 के बराबर नहीं है, तो आई 2 के बराबर जहां होगा वहां पे वो सम कर देगा। लेकिन देखो आई 2 के बराबर तो बाउंड्री एलिमेंट्स हो गया ना, तो इसलिए हमें देखो एंड लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना। जब आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 2, आई जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 2 नहीं हो, जब ये चारों कंडीशन फॉल्स हो, मतलब ये चारों कंडीशन ट्रू मतलब नहीं हो, जे की वैल्यू 0 2, आई की वैल्यू 0 2 ना हो, तब जाके सम हो। और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो कि है ये 1 1 इंडेक्स पे। ठीक है, बाकी कोई एलिमेंट ऐसा या कोई इंडेक्स ऐसा नहीं है। तो हमारा 4 जो है उसका सम होगा और हमारा एस में आ जाएगा, और सम यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। तो क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब देखो अगर यही अरे 4x4 साइज का हुआ तो क्या होगा?
2 की जगह यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 की जगह 3 हो जाएगा। अच्छा अब इधर भी एक बार देख लेते हैं, ये जो हमने ये वाला पार्ट लिखा है, ये वाला पार्ट लिखा है कि अगर उन्होंने एरे 4x4 का दे दिया तो हमारे प्रोग्राम में चेंजेस क्या आएंगे। तो देखो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो थोड़ा सा इसको और आइडिया देते हैं। जैसे हमने तुमसे कहा कि एक 2x2 का 3x3 का 2D एरे बनाओ और उसमें जो बाउंड्री एलिमेंट्स है उनको प्रिंट करो। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि एलिमेंट्स इनपुट करो, नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ देखना ध्यान से, एलिमेंट्स को इनपुट करो और उनमें जो बाउंड्री एलिमेंट्स है उनका सम प्रिंट करा दो। तो देखो 2 लूप किसके लिए लगे? इनपुट के लिए, क्योंकि इनपुट कराना है तो 2 लूप उसका लगा, फिर 2 लूप सम का लगा, है ना, और प्रोग्राम बन गया। लेकिन कभी कभी ये कह देते हैं कि आपको 2D एरे इनपुट कराना है, ठीक, 2D एरे इनपुट कराना है, फिर उसको आप प्रिंट कराइए मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर उसका सम प्रिंट कराइए। तो वहां पे क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पे अब इन्होंने 3 चीजें कह दी कि आपने जो भी 2D एरे इनपुट कराया, तो देखो इनपुट के लिए 2 लूप लगे, इनपुट के लिए 2 लूप लगे, फिर प्रिंटिंग के लिए अलग से 2 लूप, फिर सम के लिए अलग से 2 लूप। तो देखो इसका लॉजिक भी हम बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। देखो यही 2 लूप उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको कहाँ रख देंगे? इसके बाद, ठीक है, इसके बाद रख दिया। और हमें क्योंकि देखो एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हमने लगाया SOP, और एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो A ऑफ I ऑफ J प्लस स्पेस और SOPLN, ये ब्रैकेट बंद, ये 2 लूप, इसके एक इसका ब्रैकेट बंद और एक इसका ब्रैकेट बंद होगा, यहाँ पे नहीं, एक इसका ब्रैकेट बंद। ये चीज समझ में आ गई? ये वाला लूप जो लगाया है, ये 2 लूप, ये 2 लूप हमारा किसके लिए है इसको समझना जरूरी है। जैसे ये 2 लूप हैं, ये हमारा इनपुट के लिए है, ये 2 लूप हमारा एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए है, फिर ये 2 लूप हमारा कैलकुलेशन के लिए। लेकिन ध्यान अगर दो तो वो IJ वाला लूप जो हमने इनपुट के लिए लगाया है वही प्रिंटिंग के लिए भी लगा दिया, वही कैलकुलेशन के लिए भी लगा दिया, और हमने कहा कि जब चेंज करना होगा कुछ I और J वाले लूप में तब हम बताएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में जो दे चुके हैं पहले वो, और एक क्वेश्चन ये भी कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3x3 2D एरे एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, कि जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है और जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उस पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो हमारा 9 है और जो स्मॉलेस्ट है वो हमारा 1 है। और लॉजिक देखो क्या लगेगा कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में बताया था कि जो सबसे पहला एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो A ऑफ 0 पे होता है, उसी को सबसे पहले सबसे छोटा मान लो और उसी को सबसे पहले सबसे बड़ा मान लो, और फिर उसके आगे कंपेयर करते जाओ कि जो बड़ा मिलता जाए उसे मैक्स में डाल दो, जो छोटा मिलता जाए उससे उसे मिन में डालते जाओ। तो उससे हमारा सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट निकल जाता था। यहाँ पे क्या करेंगे हम? A ऑफ 0 को सबसे छोटा एलिमेंट मान लेंगे, क्योंकि पूरे एरे का सबसे पहला एलिमेंट सबसे छोटा माना जाता है। उसके आगे उसके बेसिस पे कंपैरिजन कर लेंगे कि जो उससे बड़ा निकलता जाए उसे मैक्स में डालो और जो उससे छोटा निकल जाए उसे मिन में डाल दो। तो ये लॉजिक हमने बता दिया है, सिंगल डायमेंशनल एरे से हेल्प ले सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है। बस यही इफ एल्स इफ, ये जो पार्ट देख रहे हो यही इफ एल्स इफ लगाना है, बाकी कुछ चेंज इसमें नहीं होना है। क्लियर हो गया? तो लास्ट क्लास में हम लोग का कहाँ तक हो गया था? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट इन 3x3 2D एरे एंड प्रिंट अ सम ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स। तो इसको हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि अगर हमें किसी भी एरे में सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है तो उसका यूज़ हम जैसे हम लोग ने सिंगल डायमेंशनल एरे में निकाला था ठीक वैसे ही करेंगे। क्या करना है हमको यहाँ पे कि एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे ही हम सबसे छोटा मान लेंगे, उसे ही सबसे बड़ा मान लेंगे। तो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ होता है एरे का? A ऑफ 0 पे, जो कि हमारा यहाँ 7 है, और उसको हमें कहाँ स्टोर करना है? जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसमें हम स्टोर करेंगे मैक्स, और जो सबसे छोटा एलिमेंट जिसमें स्टोर करेंगे मिन, उस वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। अच्छा ये INT यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको हमें डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे INT मैक्स मिन इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैक्स मिन को हमने डिक्लेयर कर लिया और मैक्स मिन में A ऑफ 0 डाल दिया, मतलब पहली वैल्यू एरे की। अब हम क्या करेंगे लूप के अंदर कि हम एक एक एलिमेंट को आगे चेक कराते जाएंगे कि इफ A ऑफ I ऑफ J, अगर A ऑफ I ऑफ J छोटा निकलता है मिन से, मतलब 7 है मिन में, और उससे छोटा अगर कोई एलिमेंट आगे का निकलता है तो इसका मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। वहां पे हमारा काम ये होगा कि उस A ऑफ I ऑफ J जो एलिमेंट है उसे मिन में डाल देंगे।
फिर दूसरा भी इफ लगाएंगे कि अगर ए ऑफ आई ऑफ जे जो हमारा है, जो इस एरे से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वो अगर बड़ा है मैक्स से, मैक्स में क्या है 7 है, मतलब 7 से अगर बड़ा मिल रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे भी ए ऑफ मैक्स में डाल देंगे। किसको? ए ऑफ आई ऑफ जे को, जिससे हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और आउटपुट क्योंकि एक है तो प्रिंटिंग हम लूप से बाहर कर रहे हैं, मैक्स और मिन हम यहाँ प्रिंट करा देंगे विद मैसेज। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3x3 2D एरे एंड प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो। अब हमें क्या करना है, हर रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसे हमें प्रिंट करना है, हर रो में सबसे छोटा एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इस एरे को देखें तो सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कौन सा है, पहली रो में, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट हमारा यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है हमारा, 4। थर्ड रो में हमारा सबसे छोटा एलिमेंट 1। तो हमें क्या करना है, हर रो में जो सबसे छोटे एलिमेंट हमें मिल रहे हैं उसे हमें प्रिंट कराते हुए चलना है। और क्योंकि देखो आउटपुट एक से ज़्यादा है तो प्रिंटिंग हमारी लूप के अंदर होगी। तो यहाँ पे हमें देखो लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा कि हम एक वेरिएबल RC नाम का ले ले रहे हैं जिसमें 0 स्टोर कर दे रहे हैं, या 0 के अलावा हम यहाँ पे A ऑफ I ऑफ 0। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि RC में हम क्या कर रहे हैं, हर रो की पहली वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट रो पे आए तो हम सबसे पहले 7 को स्टोर करेंगे, और 7 से जो छोटा मिलता जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट निकालना है, तो आगे अगर कोई 7 से छोटा मिलता है तो उसे हम RC के अंदर डाल देंगे। तो लूप के अंदर कंडीशन क्या लग जाएगी, इफ A ऑफ I ऑफ J स्मॉलर देन RC, तो RC इज इक्वल टू A ऑफ I ऑफ J। बस इतना लॉजिक है। और यहाँ पे लूप के बाहर प्रिंटिंग, लूप के बाहर नहीं, लूप के अंदर ही प्रिंटिंग। अच्छा, लूप के अंदर प्रिंटिंग कहाँ होगी इसको भी देख लेते हैं। ये जो हमारा जे वाले लूप का ब्रैकेट क्लोज हुआ है और आई वाले लूप का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, उसके बीच में हमें प्रिंट कराना होगा। तो SOPLN रो आई प्लस मिनिमम प्लस RC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया, हमने सबसे पहले एक रो हम चला के दिखा रहे हैं, 2 रो चला के दिखा दे रहे हैं, तीसरा रो नहीं चलाएंगे। तो RC में हम लूप के अंदर आए, RC में हमने A ऑफ I ऑफ 0 डाल दिया। तो सबसे पहले I की वैल्यू 0 थी और इधर तो फिक्स 0 लिखा है, तो 0 0 पे हमारा 7 है, तो हमारा RC में सबसे पहले क्या आया, 7 आया। अब J वाले लूप के ब्रैकेट के अंदर आए और यहाँ पे चेक करते गए, जैसे सबसे पहले A ऑफ I ऑफ J से क्या मिला, I की वैल्यू भी 0, J की वैल्यू भी 0, तो I की वैल्यू भी 0 यहाँ लिखेंगे और J की वैल्यू भी 0 यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो A ऑफ 0 और A ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 7। तो यहाँ पे चेक हुआ क्या 7 छोटा है 7 से, कंडीशन फॉल्स। तो फिर J वाले लूप के ब्रैकेट से ऊपर गए, J प्लस प्लस पे J की वैल्यू 1 हो गई और I इधर हमारा 0 फिक्स है, नहीं I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 1 हुई, I की वैल्यू 0 है और J की वैल्यू 1 हो गई। तो A ऑफ 0 ऑफ 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 8। फिर यहाँ चेक हुआ क्या 8 छोटा है 7 से, अभी भी कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब अभी 7 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं मिला। फिर J वाले लूप के ब्रैकेट से दोबारा J प्लस प्लस पे पहुंचे, तो J की वैल्यू 9 हो गई, J की वैल्यू 2 हो गई और इधर 0 हुआ, और A ऑफ 0 ऑफ 2 पे हमारा 9 है, 9 भी छोटा है 7 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। A ऑफ 0 ऑफ 2 पे 9 जो है वो भी छोटा है 7 से, कंडीशन फॉल्स। तो J वाले लूप के ब्रैकेट से दोबारा J प्लस प्लस पे J की वैल्यू 3 हो गई और 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। तो देखो J वाले लूप से बाहर आ गए और कहाँ पहुंच गए, इस SOPLN वाले स्टेटमेंट पे। यहाँ क्या लिखा है, रो I है, तो I इसको या तो हम ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हैं कि ब्रैकेट में I प्लस 1 लिख दिया, तो I प्लस 1 का मतलब रो 1 और मिनिमम जो है यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 7, तो ऐसे प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद I वाले लूप के ब्रैकेट से दोबारा I प्लस प्लस पे गया, तो I की वैल्यू 1 हो गई, और जब 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू करा के नीचे है, तो देखो यहाँ पे I की वैल्यू तो 1 है लेकिन यहाँ फिक्स 0 है, तो इसका मतलब 1 0, और जो 1 0 पे एलिमेंट है जो कि है हमारा यहाँ 5, उसे हम RC में स्टोर करा देंगे। तो हमने क्या किया, हर रो की पहली वैल्यू को RC में स्टोर करा दे रहे हैं, और उससे छोटा एलिमेंट अगर कोई आगे मिलता जा रहा है तो उसे RC में स्टोर करा दे रहे हैं। इसको भी एक बार इस रो को चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाँ, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 0 है, तो A ऑफ 1 ऑफ 0 पे जो एलिमेंट है क्या वो RC से छोटा है, तो A ऑफ 1 ऑफ 0 पे हमारा 5 है, तो क्या 5 हमारा छोटा है RC से, RC में भी 5 है, कंडीशन फॉल्स। तो J वाली लूप के ब्रैकेट से दोबारा J प्लस प्लस पे J की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, I की वैल्यू अभी भी 1 है, तो यहाँ पे A ऑफ 1 ऑफ 1 पे, A ऑफ 1 ऑफ 1 पे जो एलिमेंट है क्या वो RC से छोटा है, तो A ऑफ 1 ऑफ 1 पे कौन सा एलिमेंट है इस समय,
ए ऑफ 1 पे 5 है इस समय, 4 है। तो यहाँ पे 4 क्या 5 से छोटा है? कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, पहली बार कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे जो ए ऑफ आई ऑफ जे है वो आरसी में डाल देंगे, और अभी ए ऑफ आई ऑफ जे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे आरसी में हमारा 4 आ गया। फिर इसके बाद दोबारा लूप के ब्रैकेट से ऊपर जे की वैल्यू प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू हमारी 1 ही है। अच्छा देखो, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, ना कि 4 है। ठीक, तो दोबारा कंडीशन पे पहुंचे, इफ ए ऑफ आई ऑफ जे लेस देन आरसी, तो ए ऑफ आई ऑफ जे का मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। तो ए ऑफ 1 ऑफ 2 पे जो वैल्यू है क्या वो आरसी से छोटी है? आरसी में 4 है, और ए ऑफ आई ऑफ जे पे 3 है, तो 3 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, आरसी में 3 आ गया। फिर जे प्लस प्लस पे गए तो जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 3 से छोटा है, जे वाले लूप की कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, और लूप से बाहर आने पर हम इस लाइन पे आ गए और प्रिंटिंग कराई क्या कि रो आई की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, और यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है वो है हमारा 3। तो देखो ऐसे सबसे क्या हो रहा है, हर रो की पहली वैल्यू को हम सबसे छोटा मान ले रहे हैं, उससे जो भी छोटी वैल्यू आगे निकल रही उसे आरसी में स्टोर कर दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आ गया इसका? ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो, अब यहाँ पे पूछा गया स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगर कॉलम का पूछा गया तो हम यहाँ क्या करेंगे? अगर यहाँ कॉलम पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? अभी देखो यहाँ पे लाइन क्या लिखी थी, आर सी इज इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ जे। अब अगर कॉलम के लिए क्वेश्चन कहा गया है कि हमें हर कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, हर कॉलम का मतलब, कॉलम यहाँ पे देखो ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में हमारी वैल्यू क्या है? सबसे मिनिमम 5, सेकंड कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 2, थर्ड कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, एक एक कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे हमें प्रिंट करा के चलना पड़ेगा। और क्योंकि आउटपुट एक से ज्यादा है तो जैसे हमने इस बार प्रिंटिंग की है वैसे इधर भी प्रिंटिंग होगी। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लग जाएगा? कुछ आइडिया है? हाँ, यहाँ पे हाँ, ए ऑफ आई ऑफ जे की जगह बस हमें यहाँ पे ए ऑफ जे ऑफ आई करना होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो ए ऑफ आई ऑफ जे का मतलब है ये ऐसे, ए ऑफ आई ऑफ जे का मतलब क्या होता है कि हमें एलिमेंट कैसे मिलेंगे, ये रो पहले मिलेगी, फिर ये रो पहले मिलेगी, फिर ये रो मिलेगी, ऐसे कर करके एक एक एलिमेंट हमें ट्रेवर्स करने को मिलेगा। लेकिन अब हमें रो पे तो ट्रेवर्स करना नहीं, हमें किस पे ट्रेवर्स करना है? कॉलम्स पे। तो अगर हम आई जे की जगह जे ऑफ आई लिख दें तो यहाँ पे ये मिलेगा, फिर ये कॉलम मिलेगा, फिर ये कॉलम मिलेगा, ऐसे करके हमें ट्रेवर्सिंग मिल जाएगी और हम ऐसे अपना कैलकुलेशन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा ए ऑफ जे ऑफ आई हो जाएगा, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, और बस इसकी जगह हमें यहाँ पे क्या कराना होगा, रो की जगह प्रिंटिंग में कॉलम करा देंगे। और अगर वेरिएबल का नाम बदलना चाहें, क्योंकि आरसी हमारा रो, या तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आरसी है तो रो कॉलम नाम दे दिया, ठीक, तो इसको भी ऐसे ऐसे भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज हमें चेंज और करना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 जे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अभी हम हर रो की पहली वैल्यू अपने आरसी में स्टोर करा रहे थे, अब हमें हर कॉलम की पहली वैल्यू आरसी में स्टोर करानी। तो कॉलम की पहली वैल्यू कैसे मिलेगी? 0 0 0 1 0 2, तो इसका मतलब ये 0 तो फिक्स चल रहा है, और जो हमारा यहाँ पे है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 0 जे नहीं, यहाँ पे 0 आई होगा। आरसी में ए ऑफ 0 ऑफ आई स्टोर करा देंगे, और ये लॉजिक हमारा स्मॉलेस्ट इन ईच कॉलम के लिए लग गया। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम। देखो इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, अभी बस हमें यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करने का मतलब है कि ये जो साइन हमने यहाँ लेस देन का लगाया है, बस हमें यहाँ इस लेस देन को हटा के ग्रेटर देन करना होगा। तो ये देखो ये लॉजिक किसके लिए बन गया, ये अगर हमने ये साइन चेंज कर दिया तो लार्जेस्ट रो के लिए है, लार्जेस्ट कॉलम के लिए है? हाँ, ये कॉलम के लिए हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम आई जे लिखें और यहाँ पे इसकी जगह ए ऑफ आई ऑफ 0 लिख दें तो ये लार्जेस्ट रो के लिए बन जाएगा। तो देखो दोनों एक साथ कंप्लीट हो गए। लार्जेस्ट रो अगर करना है तो इसकी जगह ए ऑफ आई ऑफ 0 लिखो और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे ए ऑफ आई ऑफ जे लिखो। अगर लार्जेस्ट कॉलम के लिए बनाना है तो यहाँ पे ए ऑफ 0 ऑफ जे 0 ऑफ आई लिखो, ए ऑफ 0 ऑफ आई, और यहाँ पे ग्रेटर देन लगा रहने दो क्योंकि लार्जेस्ट है, और यहाँ पे ए ऑफ जे ऑफ आई हो जाएगा इसकी जगह। बस ये चेंज देखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? दोनों क्वेश्चन साथ में हो गए? ठीक, अब हम लोग लास्ट के 3 क्वेश्चन करते हैं।
जो कि एग्जाम में आते भी हैं और इसको टफ भी माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ टफ इसमें है नहीं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 4x4। अब हमारा क्वेश्चन है 4x4 का 2D अरे हो, या तो अभी के लिए हम 3x3 का ही बना दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो हमारा कोड है उसको हमने 3x3 मान के चल रहे हैं। एलिमेंट्स इन 3x3 2D अरे एंड प्रिंट द मिरर इमेज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये अरे दिया है 2D अरे, और इसका हमें मिरर इमेज प्रिंट करना है। मिरर इमेज का आइडिया है कुछ? देखो, मिरर इमेज का मतलब होता है जैसे ये हमारा एरे है और इसका अगर हमें मिरर इमेज निकालना हो, मिरर इमेज वही प्रिंट भी करना है, तो अगर मिरर इमेज हमको निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे हम बना लेते हैं और यहाँ पे इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो यहाँ पे देखकर बताओ कि अगर हमारा ये एरे गिवन है 7 8 9 5 4 3, ये इनपुटेड मैट्रिक्स है, यूजर इनपुट मैट्रिक्स, और ये आउटपुटेड मैट्रिक्स है, मतलब ये आउटपुट में आना चाहिए, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? ये 7 8 9 क्या हो जाएगा? 9 8 7 हो जाएगा। ये 5 4 3 क्या हो जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा। ये 8 2 1 क्या हो जाएगा? 1 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये बीच में हमारा मिरर है और इसका अपोजिट मतलब इसका मिरर इमेज बन जाएगा, जो कि हमें आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट कराना है। तो देखो 2D एरे में सिर्फ इंडेक्सिंग होती है, 2D एरे में सिर्फ इंडेक्सिंग है। क्या कि जैसे हमारे पास इनपुटेड मैट्रिक्स का जो भी हमारा इंडेक्सिंग है 0 0 0 1 0 2, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। और अब आउटपुट वाले मैट्रिक्स का हम लोग लिख ले रहे हैं, तो जो 0 0 पे एलिमेंट है वो हमारा आउटपुट मैट्रिक्स में कहां पे चला गया? जो 0 0 पे हमारा एलिमेंट है इनपुट मैट्रिक्स में, वो आउटपुट मैट्रिक्स में कौन से इंडेक्स पे? 0 2। और 0 1 पे जो है वो 0 1 पे ही है, 0 2 पे जो है वो 0 0 पे चला गया, 1 0 पे जो है 1 2 पे, ये 1 1 पे है, ये 1 0 पे है, ये 2 2 पर है, ये हमारा 2 1 पे ही है, और ये 2 0 पर है। तो इसमें कुछ खास चीज नजर आ रही है, कुछ ऐसा जो कॉमन कुछ हो? जैसे कि देखो 0 0 0 1 2 0 1 0 2 क्या बना? ये हमारा 2 1 0 जो है इधर हमारा 0 1 2 है, ये जो हमारा 0 1 2 है ये हमारा इधर 2 1 0 बन गया। ठीक इसी तरीके से ये जो हमारा 0 1 2 है ये हमारा 2 1 0 बन गया। ये चीज दिखाई दे रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम ये आई है, ये जे है, ये भी आई है, ये भी जे है, बस ये आउटपुट वाले मैट्रिक्स का है, ये इनपुट वाले मैट्रिक्स का है। तो इसका मतलब जो 0 1 2 जे वाला लूप चल रहा था, तो जे वाले लूप को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 1 0 करना पड़ेगा। जो 0 1 2 चल रहा था वो 2 1 0 चलना पड़ेगा। मतलब जो जे वाला लूप हम 0 से लेस देन 3 चला रहे थे, जिससे हमें क्या मिल रहा था? 0 1 और 2, उसे हमें यहाँ पे 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस करके प्रिंट कराना होगा। हमें इसको बनाना नहीं है, मतलब कन्वर्ट नहीं करना है, बस प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए बस यहाँ पे एसओपी और ए ऑफ आई ऑफ जे, और यहाँ पे एसओपी एल एन लगा दिया आई और जे वाले लूप के ब्रैकेट के बीच में। क्लियर हो गई ये बात? सिर्फ हमें जे वाले लूप को उल्टा चलाना पड़ा, बाकी कुछ चेंज इसमें नहीं है। ये लॉजिक समझ में आया हम लोग ने क्या किया है? जे वाले लूप को सिर्फ उल्टा चलाया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 4x4, या इसको भी 3x3 कर लेते हैं, 3x3 2D अरे एंड प्रिंट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट करना है। एक 2D अरे इनपुट कराना है 3x3 साइज का, उसका ट्रांसपोज हमें प्रिंट करा के चलना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? मैथ्स में मैट्रिक्स में ट्रांसपोज पढ़ा है, क्या होता है? हाँ हाँ सही बता रहे हो, बताओ। फर्स्ट कॉलम में जो जीरो इंडेक्स पर है वो वहीं रहेगा, तो ये तो कुछ सही नहीं है।
तो इसको देखते हैं क्या क्या कहते हैं इसे, देखो क्या करते हैं इसे, इसमें इसको देखते हैं, है ना। अब देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है रो इंटरचेंज कॉलम, रो कॉलम की जगह कॉलम रो की जगह, ये की पॉइंट है इसका। रो कॉलम की जगह और कॉलम रो की जगह, इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो ये जो 789 ऐसे दिख रहा है वो 789 ऐसे हो गया। फिर ये जो 543 दिख रहा है ये 543 हमारा ऐसे बन गया, ठीक। फिर ये जो हमारा 931 821 ऐसे दिख रहा है ये हमारा 821 ऐसे आ जाएगा। तो ये देखो हमने रो इंटरचेंज कॉलम किया है। क्या किया हमने, इसको हमने क्या किया है, रो इंटरचेंज कॉलम, ठीक। तो देखो फिर हम कहेंगे ये 2D एरे का टॉपिक चल रहा है, 2D एरे में फिर इंडेक्सिंग देखो। और देखो अगर 2D एरे में इंडेक्सिंग लिख लिख के काम करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, सिर्फ इंडेक्सिंग का खेल है। और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं एग्जाम में आना इसी में से है। अब क्योंकि बोर्ड का पेपर जो होता है वो बोर्ड के एग्जाम में वो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब जैसे कि सम ऑफ ऑल इवन एलिमेंट, सम ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट, तो सारे क्वेश्चन कराना किसी के भी पॉसिबल में नहीं, मतलब कुछ भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन ए से लेकर जेड तक पूरा 100-200 क्वेश्चन कराए। तो एक जो बेसिक आइडिया होता है कि हाँ इससे मिलता जुलता सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हमने पूरी क्लासेस में टोटली हमारे पास 21 क्वेश्चन है जो हमने निकाले थे सीक्वेंस वाइज, उसको हमने करा दिया है, ठीक। तो ठीक उसी तरीके से बस लॉजिक पे ध्यान देना है, बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो 0 0 पे एलिमेंट है तो वो तो 0 0 पे ही है, लेकिन जो 0 1 पे एलिमेंट था 8 वो 1 0 पे पहुंच गया, जो 0 2 पे था वो 2 0 पे पहुंच गया, जो 1 0 पे था वो 0 1 पे पहुंच गया, जो 1 1 पे था वो 1 1 पे ही है, और जो 1 2 पे है वो 2 1 पे, जो 2 0 पे है वो 0 2 पे, जो 2 1 पे है वो 1 2 पे, और जो 2 2 पे वो 2 2 पे ही है। तो कुछ पता चल रहा है इसमें, कुछ कॉमन नजर आ रहा है। हम्म। हाँ हाँ, डिफरेंट है तो इंटरचेंज कर रहा है। अच्छा, क्या ये कह सकते हैं कि 1 1 पे जो एलिमेंट है उसे 1 1 पे डाल दो, या जो 0 0 पे एलिमेंट है उसे 0 0 पे डाल दो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। हो सकता हो हम मतलब स्टोर करा ही रहे हो, तो हम इसको फाइनली ऐसा क्या कह सकते हैं कि आई ऑफ जे पे जो है उसे हम जे ऑफ आई पे डालना है, क्योंकि देखो इधर आई वाला इधर आई पहुंच गया, इधर जे वाला इधर जे मिल गया, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये इनपुट मैट्रिक्स का हमने आई और जे लिखा है, या आउटपुट मैट्रिक्स का आई और जे लिखा है, ठीक। तो देखो 0 0 0 1 1 1 2 2 2 ये हमने इनपुट मैट्रिक्स का आई वाला आई वाली वैल्यूज देखी, फिर तो जो आई वाली वैल्यूज इसमें है इनपुट में वो आउटपुट में जे पे पहुंच गई। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ए ऑफ जे ऑफ आई प्रिंट कराना है, सिर्फ ए ऑफ जे ऑफ आई। और क्योंकि लाइन भी चेंज करनी है तो एस ओ पी एल एन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और हम पूरा लूप इसलिए चला के नहीं दिखा रहे क्योंकि एक बार हमने पहले प्रोग्राम में इनपुट वाला लूप चला के दिखाया था, हम जानते हैं कि हमारा जो एरे होगा वो ऐसे ही ऐसे एक एक रो करके एक एक रो के एक एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करके जाएगा। तो बस हमारा ये लॉजिक था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिर्फ इंडेक्सिंग का खेल है, बाकी हमें कुछ समझाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको नोट करके रखना, जिसको हम अगली क्लास में समझा देंगे, ठीक है। तो 2D एरे का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिससे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा 2D एरे। तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एलिमेंट्स इन 3 by 3 2D array and check whether it is symmetric matrix or not. Check whether it is symmetric matrix or not. Symmetric matrix क्या होता है, हाँ बताओ, नहीं पता। नहीं, टू पार्ट में डिवाइड नहीं। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी भी एरे का ट्रांसपोज निकालते हैं, जैसे हम सीधे एग्जांपल ही दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमने लिखा है यहाँ 7 और 8 9, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ भी 2 यहाँ 3 यहाँ 3, ठीक। तो अगर हम इस एरे का ट्रांसपोज निकाले तो इस एरे का ट्रांसपोज क्या आएगा, अभी इसका आंसर करना है। इस एरे का ट्रांसपोज बताओ क्या मिलेगा हमको, 7 ऐसे लिखो, ऐसे अगर हम लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा, 7 1 2 1 8 3, और ये कॉलम इधर आ गया 2 3 9। तो ये देखो क्या ये वाला इनपुटेड मैट्रिक्स और आउटपुट मैट्रिक्स फिर सेम आ गया, ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम आ गया। तो देखो अभी हम लोग ने ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन किया है, और ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि ए ऑफ आई ऑफ जे क्या बन रहा है, ए ऑफ जे ऑफ आई, है ना। और इसमें क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि अगर कोई भी एरे जो है
कोई भी एरे, ए नाम का ये एरे है, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर हम ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो सेम अगर मिल जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो इसका लॉजिक देखो क्या होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं या तो कि पूरा एरे पहले ट्रांसपोज करते हैं, फिर हम उसको चेक कराएं कि हाँ ये एरे सेम है, मतलब एक पहले ये इनपुटेड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, और फिर 7 7 बराबर है कि नहीं, फिर 1 1 के बराबर है कि नहीं, फिर 2 2 के बराबर है कि नहीं, ऐसे हम चेक कराएं। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम में 8 लूप लग जाएंगे, 2 इनपुट के लिए, 2 ये प्रिंटिंग के लिए, फिर 2 कैलकुलेशन के लिए, फिर 2 अलग से प्रिंटिंग के लिए, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, बहुत लंबा लॉजिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ऐसे चेक करेंगे कि देखो ट्रांसपोज का लॉजिक हमको पता है कि हमने क्या किया था यहाँ पे, देखो इसी को हम यहाँ से उठा रहे हैं। हमने ट्रांसपोज का लॉजिक जो हम लोग ने देखा था, इसमें हम लोग ने एक चीज कॉमन देखी थी कि जो ए ऑफ आई ऑफ जे पर एलिमेंट है वो ए ऑफ जे ऑफ आई पे पहुंच जा रहा है। बोलो ये क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था? ए ऑफ आई ऑफ जे पे एलिमेंट है वो कहां पहुंच जा रहा है? ए ऑफ जे ऑफ आई पे। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर हमारा ए ऑफ आई ऑफ जे पे जो एलिमेंट है वो ए ऑफ जे ऑफ आई पे मिल जाए, जैसे यहाँ पे इस एरे में देखो ए ऑफ 2 0 पे 2 है, ए ऑफ 2 0 पे 2 है, और ए ऑफ 0 2 पे भी 2 है। तो ऐसा चेक नहीं कर सकते कि अगर ए ऑफ 0 ऑफ 2 पे जो एलिमेंट है वो ए ऑफ 2 ऑफ 0 के बराबर निकल जाए, ए ऑफ 1 ऑफ 0 पे जो एलिमेंट है वो ए ऑफ 0 ऑफ 1 के बराबर निकल जाए, ए ऑफ 1 ऑफ 2 पे जो एलिमेंट है वो ए ऑफ 2 ऑफ 1 के बराबर निकल जाए। तो वो जो 2 लूप आखिरी के प्रिंटिंग के होंगे उसे हमने बचा लिया, और जो कैलकुलेशन ऑफ प्रिंटिंग का काम है वो इसी 2 लूप के अंदर हो जाएगा। तो हम इसी में कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया कि हम चेक करते जाएंगे ईच एलिमेंट को कि अगर ए ऑफ आई ऑफ जे बराबर है ए ऑफ जे ऑफ आई के, तो देखो हमने कंडीशन बना तो ली, लेकिन इसमें करना क्या है हमको पता ही नहीं, हमने सिर्फ कंडीशन बनाई है। तो देखो हम क्या करेंगे कि हम कंडीशन चेक करा रहे हैं, और देखो कंडीशन कितनी बार ट्रू होनी चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, 9 बार। ठीक, 9 बार। अगर यही 4x4 का मैट्रिक्स होता तो कितनी बार कंडीशन ट्रू होती? 16 बार। 4x4 का मतलब क्या हुआ? अगर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे 16 एलिमेंट्स होते हैं और 16 बार हमको चेक कराना होता। क्लियर हो रही कि नहीं ये बात? हाँ, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे बस हमें एक काउंटर वेरिएबल लेना होगा जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, INT C, और 0 से इनिशियलाइज करा देंगे। तो C इज इक्वल टू C+1 या C++ करा सकते हैं। तो C++ कंडीशन ट्रू, और जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो C++ होगा, और जैसे ही लूप के बाहर आएंगे, ये आई और जे वाले लूप के बाहर जैसे ही आएंगे हम, तो वहां चेक करा लेंगे कि क्या C की वैल्यू जो है वो 9 है। अगर 9 है तो SOPLN के अंदर यहाँ पे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंट करा देंगे, नहीं तो एल्स में हम यहाँ पे SOPLN में नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंट करा देंगे। बस क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो अब हमें देखो क्या देखना है, सिर्फ ए ऑफ आई ऑफ जे पे जो एलिमेंट है ए ऑफ जे ऑफ आई पे होना चाहिए। अच्छा देखो ये तो लॉजिक लगा दिया कि ए ऑफ आई ऑफ जे पे जो एलिमेंट है वो ए ऑफ आई जे ऑफ आई पे होना चाहिए, और अगर है तो C++ करते जाओ। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ए ऑफ 1 ऑफ 2 पे जो एलिमेंट नहीं है वो ए ऑफ 1 ऑफ 2 पे जो एलिमेंट है वो ए ऑफ 2 ऑफ 1 पे नहीं है, तो ये वाली कंडीशन एक बार के लिए C++ नहीं करेगी। तो C की वैल्यू क्या रह जाएगी अगर पूरे 9 में एक बार कंडीशन ट्रू नहीं हुई? पूरे 9 बार में एक बार कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारी C की वैल्यू क्या रह जाएगी? 9 से 8 क्या रह गई? 8। तो 8 क्या 9 के बराबर रहेगा? नहीं। तो एल्स में SOPLN में नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा काम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक, तो वैसे भी हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे हमारा 2D एरे कंप्लीट होता है। और अगली क्लास में हम लोग कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग का एरे कंप्लीट हो चुका है सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल, तो अब हम लोग कैरेक्टर और स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन, कल संडे है तो हम लोग ये कल पढ़ेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन पढ़ लेंगे, जिससे हमें स्ट्रिंग पढ़ने में आसानी रहेगी। तो हमें स्ट्रिंग अब मंडे से स्टार्ट करना है, तो कल हम इन दोनों के फंक्शन एक बार रिवाइज करा देंगे। वैसे हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन की जरूरत है, तो वो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट निकलता है या कोई MCQ या कोई हमारा आउटपुट का क्वेश्चन, तो उसे ग्रुप पर जरूर भेजो और आंसर उसका मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लास ओवर।